अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। आई एम अदील यूसुफ़ज़ई और आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स ऑफ क्लास 9th। सबसे फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर 3.2 में बोलते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब आपके पास जो टर्म्स हैं 5 टर्म्स हैं, इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये 5 टर्म्स हैं, ये हमने पहले एक्सप्लेन किए हुए हैं टॉपिक वाइज, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चन है तो इसको भी हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, जस्ट डिफाइन करना है। सबसे पहले आपके पास है इनर्शिया। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है एक बॉडी की, और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो ये बॉडी इसको रेस्ट में ही रखने की कोशिश करती है, उसको मोशन में नहीं आने देती। इसी तरह से अगर एक बॉडी मोशन में है तो इस बॉडी की कोशिश होती है कि ये हमेशा मोशन में ही रहे, रेस्ट में वापस ना आए। तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है एक बॉडी की जिसकी वजह से एक बॉडी अपना आप अपनी स्टेट चेंज नहीं होने देती। जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करती है, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करती है स्टूडेंट्स। और इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, जितना मास ज़्यादा होता है उतना इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, मतलब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बाद आपके पास आ जाता है मोमेंटम। मोमेंटम आप बोल सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोशन की क्वांटिटी एक बॉडी के अंदर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। नेम से ही पता चल रहा है। और मोमेंटम अगर आप इसका डेफिनेशन प्रॉपर निकालें, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब आप मास और वेलोसिटी को प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है, मोमेंटम बन जाता है। इसका सैम्पल आपके पास है पी इज इक्वल टू एम वी आ जाएगा, प्रोडक्ट आपने ले लिया। इसका अगर यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट आपके पास आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। इसका एक और यूनिट भी आपके पास है, उसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड बोलते हैं स्टूडेंट्स। और अगर इसकी क्वांटिटी देखें, मतलब नेचर देखें कौन सा ये नेचर है, तो आप नोट करें कि आपने मास और वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो मास आपके पास है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। जब स्केलर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इससे आपके पास क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आती है। इसका मतलब कि आपके पास मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट आपके पास है फोर्स। तो फोर्स आपके पास एक बॉडी की एक क़ुव्वत को हम सिंपली बोलते हैं, जिसकी वजह से एक बॉडी के अंदर पुश और पुल जो आपके पास है ये भी क्या एक फ़ोर्स ही है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और एक बॉडी को अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसको आप अगर फोर्स देंगे तो वो मोशन में भी आ सकती है, या मोशन में लाने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एक बॉडी आपकी तरफ मोशन से आ रही है तो आप उसकी मोशन को फोर्स के लगाने से क्या कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं और स्टॉप करने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये टॉपिक हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। इसी तरह से आप फोर्स के लगाने की वजह से किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको एक बंदा बॉलिंग करता है, आप बैटिंग कर रहे हैं, तो आप जैसे उसको शॉट मारते तो बॉल आपकी डायरेक्शन में आता है। जब आपने उसको हिट किया तो अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो आपने क्या किया, फोर्स के लगाने की वजह से डायरेक्शन भी चेंज कर दी स्टूडेंट्स। और आप इसी तरह से एक बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं फोर्स के लगाने की वजह से। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि फोर्स की दो टाइप्स बनती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये कि जब ऐसी फोर्स, जब दो बॉडीज़ आपस में बिल्कुल कॉन्टैक्ट में होंगी, टच होंगी, तो उसके दरमियान जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स होगी, ये आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्लियर हो गया। एयर रेजिस्टेंस भी आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके ऑपोजिट में आपके पास है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है, नेम से पता चल रहा है कि जब दो बॉडीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं होंगी, टच नहीं होंगी, इसके बावजूद भी इसके दरमियान में फोर्स लग रही होगी, उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जांपल में आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ यहाँ पर एक बॉडी यहाँ पर, फिर भी ये इसी की तरफ अट्रैक्ट की जा रही है, इसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी होगी, दो मैग्नेट्स के दरमियान जो फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके बाद आपके पास है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आप ऐसा समझिए, फ्रिक्शन बोलते हैं रगड़ को। जब दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के साथ टच होती हैं, कांटेक्ट में आती हैं, तो इनकी जो रफ सर्फेसिस होती है ये एक दूसरे को पकड़ लेती हैं, अपोज करती हैं मोशन से। अगर ये बॉडी मोशन में है तो इसकी मोशन को ये नीचे वाली बॉडी क्या कर रही है, रोक रही है स्टूडेंट्स। तो इस ओपोजिशन को किस चीज़ की ओपोजिशन, मोशन की जब भी ओपोजिशन की जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो इसकी जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है ये है, the force that oppose the motion of one surface over another surface or through any medium is called friction। तो जब भी दो सर्फेसिस आपस में कांटेक्ट में आती हैं और एक बॉडी अगर मोशन में हो तो उसकी रिलेटिव मोशन को स्टॉप किया जाता है, किस वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर आप जितनी भी ऑब्जेक्ट्स को देखें तो वो क्या होती है, रफ़ होती हैं। आप अगर जूम करके देखें किसी प्लेन सरफेस को भी तो आपको नज़र आएगा कि इसमें तो अप्स एंड डाउन्स हैं, मतलब इसमें तो रफनेस बहुत ज़्यादा है, पिट्स एंड बम्प्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और ये मोशन नहीं होती इसकी वजह से। तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन भी आपके पास एक टाइप ऑफ फोर्स है, मतलब इसका भी यूनिट आपके पास क्या होगा, न्यूटन ही होगा। इसमें फिर काफ़ी टाइप्स आती हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी आपके पास है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट आपके पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स नेम से ही समझ आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से एक बॉडी सर्कल में घूमने पर मजबूर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी एक बॉडी सर्कल में घूम रही है तो इस बॉडी को सर्कल में घूमने पर जिस फोर्स ने मजबूर किया उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमेशा इस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, सेंटर की तरफ। नेम से पता चल रहा है सेंटर की तरफ इस बॉडी की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स। एक और अगर इसका फार्मूला देखें तो आपके पास FC से इसको डिनोट किया था, FC सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r से इसको डिनोट किया था। m आपके पास मास है, v आपके पास वेलोसिटी है और r आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। इसके बाद आपके पास 3.3 क्वेश्चन इसमें बोलते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंसेस करने हैं किसके बीच में, मास एंड वेट के बीच में स्टूडेंट्स। तो मास और वेट के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं। तो आपने कॉलम बनाना है, एक साइड पर लिखना है मास और दूसरी साइड पर लिखना है वेट। तो पहले हम मास को डिफाइन करेंगे, फिर इसके बाद वेट को। तो मास आपके पास क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर। एक बॉडी के अंदर मैटर की जितनी क्वांटिटी होती है, जितनी मिकदार होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ये हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर जस्ट इसको डिफाइन करूँ। वेट आपके पास क्या है, वेट एक फोर्स है जो कि अर्थ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है और उसको किस तरफ को खींचती है, अपने सेंटर की तरफ। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट। क्लियर हो गया। एक और बात देखें तो आपके पास मास कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब ये हो कि मास अगर आपके पास अर्थ पर जितना होगा मून पर भी उतना ही होगा। आप इसको किसी भी जगह पर ले जाए यूनिवर्स में, हमेशा मास की क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगा। जबकि वेट आपके पास वेरिएबल क्वांटिटी है, ये जगह से जगह आप अगर जगह चेंज करेंगे तो वेट की जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज अर्थ के ऊपर आपका वेट है 700 न्यूटन, आप अगर मून पर जाएंगे तो आपका वेट काफ़ी कम हो जाएगा, हो सकता है 200 न्यूटन तक आ जाए एग्जाम्पल के तौर पर। सही है, मतलब वेट आपके पास वेरिएबल क्वांटिटी है, ये टाइम टू टाइम ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। और वेट का फार्मूला है W = mg। m आपके पास है मास और g आपके पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हो गया कि वेट इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्लियर। अब इसके हिसाब से अगर आप देखें तो मास आपके पास है स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेट की आपके पास डायरेक्शन होती है, वो किधर होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मास का आपके पास यूनिट होता है किलोग्राम, kg जिसको हम बोलते हैं, जबकि वेट आपके पास एक फोर्स है और इसका आपके पास यूनिट है न्यूटन। क्लियर। मास इज मेजर्ड इन फिजिकल बैलेंस। आपके पास फिजिकल बैलेंस जो उससे आप क्या करते हैं, मास कैलकुलेट करते हैं, जबकि वेट आप स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। और अगर आप मास का फार्मूला निकालना चाहें तो W = mg फार्मूला से ही आप क्या निकालते हैं, मास का फार्मूला निकालते हैं। और इससे आपके पास है m = W/g। W आपके पास क्या है, आपका वेट, और g आपके पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर। जबकि वेट का आपके पास फार्मूला है W = mg स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक डिफरेंस हमने कर लिया, एक और डिफरेंस आपको दिया हुआ है एक्शन एंड रिएक्शन में। एक्शन आपके पास क्या होता है, अमल, और रिएक्शन आपके पास क्या है, रद्द अमल। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक बॉडी के ऊपर अगर आप एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन भी होता है जो कि बिल्कुल इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे पास एक गन है और गन से अगर मैं ट्रिगर दबाता हूं तो आप नोट करें कि इसकी जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही, जो कि क्या है, एक्शन है। रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये गन रिकॉइल करती है, पीछे की तरफ एक जर्क मिल रहा है, ये क्या है, इसका रिएक्शन। सिमिलरली आपके पास एक बैलून है, एक गुब्बारा है, आप उसको अगर खुला देते हैं और फिर नीचे से उसको खोल देते हैं, जो आप खोलेंगे तो उसकी जो एयर है वो नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये जो बैलून है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर हो गया। तो ये एक्शन और ये क्या है, रिएक्शन। सिमिलरली जो रॉकेट्स हैं या एरोप्लेन्स वगैरह जो है, ये भी क्या है, एक्शन और रिएक्शन के ही फिनोमेना को फॉलो करें। इसी तरह हम जब वॉकिंग करते हैं अर्थ के ऊपर तो अर्थ को हम पीछे की तरफ पुश करें, ये क्या है, एक्शन, और अर्थ हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करिए, क्या है, इसका रिएक्शन है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये है एक्शन एंड रिएक्शन। एक और डिफरेंस आपके पास है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, जब भी दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर रगड़ खा के जा रही हैं, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। जब भी दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, दोनों की सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग बोलते हैं। और इसके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगी उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर। जबकि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करके जा रही हो, लेट्स सपोज आपके पास एक टायर है और एक प्लेन सरफेस है और ये टायर इसके ऊपर रोल करके जा रहा है, तो आप नोट करें ये बीच में रोलिंग हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं रोलिंग, और इसके दरमियान में जो फ्रिक्शन लगेगी वो क्या होगी, रोलिंग फ्रिक्शन होगी। तो आप नोट करें
कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में जो सरफेस एरिया वो काफ़ी ज़्यादा आपस में कांटेक्ट में, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा कांटेक्ट में होगा उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगी। तो और अगर रोलिंग के केस में देखें तो रोलिंग केस में आप देखें कि टायर ज़मीन के ऊपर रोल करके जा रहा है, काफ़ी कम पोर्शन है जो आपस में कांटेक्ट में, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी कम लगेगी। तो हम बोल सकते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होती है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। स्टूडेंट्स क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 3.4, इसमें बोलते हैं व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आप ये नोट करें, लॉ ऑफ इनर्शिया आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें आपको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, आपको अगर पूछ लिया जाए तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही एक्सप्लेन कर दें कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, अगर एक बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहने की कोशिश करती है, अनटिल देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस को ख़त्म कर दें, एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, आपके पास जो ग्रेविटी है उसको आप ख़त्म कर दें, जितनी भी आपके पास एयर रेजिस्टेंस है, ड्रैग फोर्स सारी ख़त्म कर दें, तो आपके पास अगर एक बॉडी रेस्ट में होगी तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, और अगर एक बॉडी मोशन में होगी तो हमेशा मोशन में ही रहेगी। शर्त क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस को ख़त्म करना। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 3.5, इसमें बोलते हैं व्हाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। आपको बोल रहे हैं कि एक बस मूव कर रही है। अब यहाँ पर ये नहीं बोला कि बस रेस्ट पर है या मोशन में, तो हम कॉमन सेंस यूज़ करते हैं और हम ये मान लेते हैं कि बस मोशन में है, और आप अगर इस बस की छत पर खड़े हो जाते हैं तो ये ख़तरनाक क्यों होता है, ऐसा क्यों ये ख़तरनाक है। तो आप खुद नोट करें कि बस है मोशन में, तो आप अगर इसके ऊपर खड़े तो आपकी बॉडी भी किस में होगी, मोशन में होगी। और जितनी एक बॉडी की हाइट ज़्यादा होती है, तो आपको पता है कि हाइट जितनी ज़्यादा होती है उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो जितना आप ऊपर की तरफ उसके खड़े होंगे तो आपका जो नीचे वाला पोर्शन है, पाँव, तो आपके कांटेक्ट में है किसके, बस के साथ। तो जो बस की स्पीड है वो आपकी भी स्पीड होगी, आपके पैरों की भी स्पीड वही होगी, लेकिन आपका जो अपर पोर्शन, अपर बॉडी, उसके ऊपर हवा काफ़ी ज़्यादा लग रही है, एयर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको बैकवर्ड पुश मिलेगा। बस आगे की तरफ जा रही है, आपके पाँव भी यहाँ पर स्टेबल हैं, वो भी आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी वो पीछे की तरफ पुश मिलेगा और आपके गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से आप गिर जाएंगे। इस वजह से हम बोलते हैं कि काफ़ी ख़तरनाक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है व्हाई डज अ पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। आपको सिंपली एक और चीज़ बोली जा रही है कि ये क्यों ख़तरनाक होता है। एक पैसेंजर अगर बस में बैठा है और बस टर्न लेती है तो जो पैसेंजर है वो आउटवर्ड, बाहर की तरफ मूव कर रहा होता है, उसको बाहर की तरफ पुश मिलता है। ऐसा क्यों है, दिस इज़ ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से हो रहा है। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी आप लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं, और यहाँ पर भी आपके पास लॉ ऑफ इनर्शिया। जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही थी तो आपकी बॉडी लेट सपोज इस तरह जा रही है, सी आप बीच में इस तरह बैठे हैं, बस की भी डायरेक्शन है। जैसे ये बस इस तरफ को मूव करेगी तो आपकी बॉडी चाहेगी कि मैं अपनी ही जगह पर मूव करूं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी यहाँ पर नहीं जाएगी बल्कि अपनी डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगी और आपको एक आउटवर्ड पुश मिलेगा। स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्लियर। 3.7 क्वेश्चन में आपको बोलते हैं हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं, तो ये जस्ट आपके पास लॉ ऑफ इनर्शिया द चेंज ऑफ मोमेंटम वाला है कि जब आपके पास फोर्स आपके पास बराबर होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आप स्टूडेंट्स देख लें, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हम पहले कर चुके हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 3.8, इसमें आपको बोलते हैं व्हाट विल बी द टेंशन इन अ रोप that is pulled from its end by two opposite forces 100 न्यूटन ईच। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ, अगर आप नोट करें तो आपको मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था और उस न्यूमेरिकल का भी यही स्टेटमेंट थी स्टूडेंट्स। तो आप अगर इसको टेंशन वाले फार्मूला से सॉल्व करेंगे, आपके पास एटवुड मशीन वाला, तो आपके पास इसमें जो टेंशन फोर्स आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, 100 न्यूटन ही आएगी। स्टूडेंट्स आप इसको देख लें, मैं न्यूमेरिकल का आपको लिंक दे रहा हूँ, एक MCQ उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसको जिस तरीके से सॉल्व मैंने वहाँ पर किया है ये भी उसी तरीके से सॉल्व होता है, आप इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 3.9, इसमें बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। एक्शन और रिएक्शन आपके पास जो फोर्सेस हैं ये आपके पास हमेशा इक्वल होती हैं और ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड होती हैं। तो ये बॉडी फिर मूव क्यों करती है, इनके कहने का मकसद ये कि आपस में कैंसिल क्यों नहीं हो जाती। तो स्टूडेंट्स याद रखें ये आपस में बैलेंस बैलेंस नहीं करती, ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो है लेकिन ये बैलेंस नहीं करती स्टूडेंट्स, सही है। तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वजह से क्या होता है, ये बॉडी मूव करती है स्टूडेंट्स। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 3.10, इसमें बोलते हैं हॉर्स पुल अ कार्ट इफ़ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट देन हाउ डज द कार्ट मूव। आपको बोलते हैं एक कार्ट है, एक घोड़ा भी उसके साथ अटैच हुआ है, तो आपको बोलते हैं
कि यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन तो इक्वल होता है, सही है, मैग्नीट्यूड में, और ऑपोजिट इन डायरेक्शन भी है, तो फिर ये कार्ट मूव क्यों करती है? तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स की बात आती है स्टूडेंट। जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है इसी की तरह। यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इस वजह से हम बोलेंगे कि बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 3.11, इसमें बोलते हैं व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप ये लिंक पर चले जाएं और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरे तरीके से मैंने सॉल्व करवाया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है 3.13, इसमें बोलते हैं व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट रिकॉयल वाई। तो आपको अगेन वही बात बता दी जाती है कि आपके पास एक गन है, जब आप उससे फायर करते हैं तो वो पीछे की तरफ जर्क रिकॉयलिंग क्यों करती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं जर्क। इसके आप आंसर दो तरीक़ों से दे सकते हैं, एक आप दे सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू और एक आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू आप बोलेंगे कि आपने इसके ऊपर एक्शन अप्लाई किया कि गन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, ये आपके पास क्या एक्शन, रिएक्शन में रिकॉयलिंग हुई, आपके पास क्या है, रिएक्शन। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई। और दूसरा आप बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यहाँ पर अपने मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इसमें क्या होती है, रिकॉयलिंग होती है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है 3.14 और इसमें आपको बोलते हैं डिस्क्राइब टू सिचुएशंस इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नीडेड। आपने कुछ ऐसी सिचुएशंस बतानी है जिसमें आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, काफ़ी सिचुएशंस है जिसमें हम कुछ ले लेंगे। आप अगर नोट करें, हम जो वॉकिंग करते हैं, जब वॉकिंग करें तो आपके जूते के बीच में और जो अर्थ है या सरफेस है, जो ग्राउंड है, उसके दरमियान भी क्या लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। अगर तो आपके जूते के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी, अगर रफनेस नहीं होगी, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं अप्लाई होगी और आपके गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि बारिश वगैरह में जो सर्फेसिस हैं वो काफ़ी स्मूथ हो जाती हैं, या आपकी जूती अगर काफ़ी स्मूथ है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो आपकी गिरने के ज़्यादा चांसेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम वॉकिंग नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे वॉकिंग करने के लिए फ्रिक्शन का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्लियर। सेकेंड आपके पास है जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक्स लगाने के लिए आपके जो गाड़ी का टायर है उसके बीच में फ्रिक्शन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से जो रोड है उसके बीच में फ्रिक्शन होना इंपॉर्टेंट है। अगर तो फ्रिक्शन नहीं होगी तो आपकी गाड़ी स्किड करती हुई जाएगी, स्लिप होती हुई जाएगी और एक्सीडेंट होने का ख़तरा होगा। जिस तरह बारिश में या बर्फ़ वाली जगह पर आप नोट करें, मरी वगैरह में, वहाँ पर भी यही होता है कि गाड़ियाँ स्लिप हो रही थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम होती है। तो आपके अगर गाड़ी का टायर अच्छा होगा, फ्रिक्शन अच्छी होगी, तो तब यहाँ पर फ्रिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगी। नेक्स्ट आपके पास है बाइक्स वगैरह के लिए भी आप बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से हम जो राइटिंग वगैरह करते हैं उसमें भी फ्रिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है स्टूडेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है 3.15 से बोलते हैं हाउ डज़ ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन लोअर फ्रिक्शन। आपको बोल रहे हैं कि ऑयलिंग की वजह से फ्रिक्शन कैसे कम हो जाती है। किसी भी मशीन को आप अगर ऑयलिंग करते हैं तो इसमें फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस हो जाती है। आप मतलब आप मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन वाला फिनोमेना ले सकते हैं। तो आप नोट करें, ऑयल के बीच में जो पार्टिकल्स हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप अगर देखेंगे तो वो स्लाइडिंग करते हैं एक दूसरे के ऊपर। सही है स्टूडेंट्स। तो जब भी आप किसी रफ़ सरफेस के ऊपर आप ऑयल डालते हैं तो उसके जो पिट्स एंड बम्प्स हैं या अप्स एंड डाउन्स हैं, जो रफ़ सरफेस हैं, उसके बीच में ऑयल आके फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरह से ऑयलिंग की वजह से क्या होती है, जो मशीन है वो फ्रिक्शन के रेट को क्या करती है, कम कर सकती है। नेक्स्ट आपके पास है 3.16, इसमें बोलते हैं डिस्क्राइब द वेज ऑफ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन आपसे पूछ रहे हैं। तो आपके पास काफ़ी टाइप्स हैं, मतलब फोर पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं स्टूडेंट्स, आप ये देख लें, आप इसको पॉज कर लें, आप देख लें। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, मैं दोबारा इसके ऊपर टाइम नहीं लेना चाहता, आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है 3.17 से बोलते हैं वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मैंने आपको ये बताया कि फ्रिक्शन आपके पास ज़्यादा कब होती है और कम कब होती है, जब आपके पास कॉन्टैक्ट एरिया जितना ज़्यादा होगा या जितनी एक बॉडी रफ़ होगी उतनी ही फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर रोलिंग और स्लाइडिंग के बीच में अगर आप स्लाइडिंग देखें तो स्लाइडिंग के बीच में दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में होती हैं, बहुत ज़्यादा इनकी सर्फेसेस आपस में क्या है, कांटेक्ट में, जिसकी वजह से इसके जो पिट्स एंड बम्प्स या अप्स एंड डाउन या रफ़ सर्फेसेस बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से रिलेटिव मोशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगती है स्टूडेंट्स। मतलब स्लाइडिंग के केस में फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगी। रोलिंग के केस में आप नोट करें कि बॉडी एक दूसरे के ऊपर रोल करके जा रही है, जिसकी वजह से जो कॉन्टैक्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा कम है, और अगर कॉन्टैक्ट एरिया कम है तो फ्रिक्शन भी कम होगी। इस वजह से हम बोलते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से।
नेक्स्ट आपके पास है 3.18, इसमें आपको बोलते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉलोइंग। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कुछ टर्म्स है और ये मैंने पढ़ाए हुए आपको, तो ये चीज़ें आप लोग खुद देख लें, मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, आप इसको खुद पढ़ लें। ये स्टूडेंट्स एक मुश्किल नहीं, आसान है। नेक्स्ट आपके पास है 3.19, इसमें आपको बोलते हैं व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर। आपको बोला जाता है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स को ख़त्म कर दिया जाए तो आपके पास क्या होगा, ना ही तो आप लिख सकेंगे, ना ही तो आप चल सकेंगे, ना ही तो आप स्विम कर सकेंगे, ना ही तो हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा सकेंगे, ना ही तो ब्रेक्स अप्लाई हो सकेंगी। मतलब काफ़ी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी, यूनिवर्स का बैलेंस भी ख़राब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन फोर्स इज़ सो मच इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। सही है। तो ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बोलें या इसको लॉन्ग क्वेश्चन बोलें, चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के ये थे और ये हमने सॉल्व करने स्टूडेंट्स।